अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू। कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामला पर बात करते हैं। ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान जो जंग जारी है उसके सही मानों में असरात अब पाकिस्तान पर आना शुरू हो गए हैं। गुज़श्ता रात हमने देखा कि वफाकी वज़ीर ख़जाना और पेट्रोलियम के वज़ीर ने तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफे का ऐलान किया। अगर आप पेट्रोल की कीमत की बात करें तो उसमें 42% इजाफा किया गया और उसके साथ डीजल की बात करें तो उसमें 55% इजाफा किया गया। और पिछले 3 हफ्तों में अगर हम देखें तो तेल की जो मसनूआत हैं उनकी कीमतों में कुल लगभग 72% इजाफा हुआ है। अब ये इसके हवाले से ऑब्वियसली जो अवाम का रद्द-ए-अमल है वो हमारे सामने है। हुकूमत उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन शहबाज, इंपॉर्टेंटली ये इसका एक एस्पेक्ट है जो तेल की कीमतें बढ़ी हैं और इसमें तफसीलात में भी हम जिक्र करेंगे कि कहाँ गवर्नमेंट अगर चाहती तो रिलीफ भी दी थी, बट ओवरऑल रियली आप उसे कह सकते हैं कि जंग जो है अब पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ जो उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो गल्फ की जंग थी उसको वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के हर घराने में ले आए हैं। हर वो पाकिस्तान का घराना जो पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल करता है, खासतौर पर जो पेट्रोल इस्तेमाल करता है, वो उसके लिए इकोनॉमिक वॉरफेयर बन गई है। अब उसके लिए सर्वाइव करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब इस हकीकत से उसका अंदाज़ा लगा लें कि महंगाई जो है इस वक्त पाकिस्तान में वो बढ़ना शुरू हो गई है। जो गुर्बत है वो पाकिस्तान की 11 साल तारीखी हाईएस्ट है। जो बेरोजगारी है पाकिस्तान में वो 27 साल तारीखी 21 साल तारीखी हाईएस्ट जो है बेरोजगारी पाकिस्तान में। और जो एक इनकम में, आमदन में अदम मसावात है पाकिस्तान की तारीख की जो 27 साल तारीख है उसकी हाईएस्ट है। और जो कीमतों में इजाफे का आपने जिक्र किया कि पिछले जब से ये जंग शुरू हुई है उस वक्त डीजल की कीमत 280 रुपए फी लीटर थी, आज 521 रुपए फी लीटर है, जिसमें 241 रुपए या 86% हुकूमत पाकिस्तान ने इजाफा कर दिया है। और पेट्रोल जो है जिसकी कीमत में आलमी मंडी में भी इतना इजाफा नहीं हुआ था, वो 266 रुपए थी जब जंग शुरू हुई है, और आज वो हो गई आपकी 459 रुपए फी लीटर और 72% इसमें इजाफा है। बिल्कुल। और इसकी जो मजीद तफसीलात हैं कि हुकूमत जो मैंने जिक्र किया कि कहाँ पे रिलीफ दे सकती थी और कितना इस पर टैक्स ले रही है, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग खबर है और उसका ताल्लुक भी जंग से है। क्योंकि आज कुछ जो एंकर पर्सन्स थे उनके एक सीनियर जो पाकिस्तान के वजीर हैं उनके साथ एक इंटरेक्शन हुआ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो इस वक्त जंग जारी है और पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है। उसमें खैर बहुत सी बातें की गई जिसका जिक्र हम कल भी करेंगे, लेकिन क्योंकि इकोनॉमिक इम्पैक्ट की हम बात कर रहे हैं, तेल की कीमतों में इजाफे की हमने बात की है, तो जो बड़ी खबर जो हमें पता चली है और ब्रेकिंग खबर है, क्योंकि आपको पता है और हम ये जिक्र भी कर चुके हैं, शहबाज ने मुतादद स्टोरीज की हैं कि यूएई से जो हमने कर्जा ले रखा है और उसकी जो मियाद पूरी हो गई थी, तो वैसे तो हम रूटीन में कई सालों से उसको रोल ओवर करवा रहे थे, लेकिन इस मरतबा यूएई ने उस तरीके से 1 साल तक के लिए रोल ओवर नहीं किया बल्कि एक महीने तक के लिए किया। लेकिन अब जो बड़ी खबर आई है कि यूएई ने बाकायदा तौर पर जो ये सोर्स को या जो सीनियर एहलकार है उनको कोट करके मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान से कहा है कि वो जो हमारा कर्जा है वो वापस करें। और जो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि हम वो कर्जा वापस करेंगे। और उसकी वजह यह है कि ये जो ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग है, इसको लेकर के कुछ चीज़ों के ऊपर शायद जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो पाकिस्तान से खुश नहीं। और पाकिस्तान की जो पॉलिसी इस वक्त ये है कि सारे मामले को डायलॉग, डिप्लोमेसी से हल किया जाए, ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत के जरिए मामलात हल किए जाएं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली कि पाकिस्तान की जो बाकी जो मर्जी आप कहते हैं कि अभी भी एक क्लियर पोजीशन है कि रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो इसराइल है। ना इसराइल ये हमला अमेरिका करता, ना ये हालात यहां तक पहुंचते। तो उस हवाले से भी कुछ जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो पाकिस्तान की इस पॉलिसी से खुश नहीं है। बट स्ट्रॉन्ग वर्ड्स जो हमारी पाकिस्तानी जो सीनियर जो वजीर हैं उनसे बात हुई तो उनका यही कहना था कि पाकिस्तान की डिग्निटी से बढ़कर कोई नहीं है और ये फैसला किया है लीडरशिप ने कि अब हम ये पैसे वापस करेंगे। अब तफसीलात आप बताएंगे कि इसकी क्या ब्रेकअप है, कितने पैसे बनते हैं, क्योंकि जो हमें बताया गया कि कोई $3.5 अरब हैं वो हम अब यूएई को वापस कर देंगे। तो सबसे पहले इसकी तफसील बताएं और फिर इसका इम्पैक्ट क्या आएगा हमारे जो रिजर्व्स हैं उसके ऊपर। अब देखें, ये एजाज भी एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप का था, हमने ये खबर सबसे पहले ब्रेक की थी उस वक्त कि तो मुत्तहदा अरब अमारात ने इस साल जनवरी में जब पाकिस्तान का ये कर्जा जो है मेच्योर हुआ था उसको सिर्फ 1 माह के लिए उन्होंने एक्सटेंड किया था और कहा था कि आप इसकी वापसी की तैयारी करें। बल्कि उससे भी पहले जब पिछले साल इसका ये रोल ओवर हुआ था तो तब भी यूएई ने इंडिकेट कर दिया था कि वो अपना ये वाला जो पैसा है या इसको
वापस ले लेगा या इसको सरमायाकारी में इसको कन्वर्ट कर देगा। तो मेरे ख्याल में जंग तो शायद उसकी एक वजह बनी हो, मामला जंग शुरू होने से पहले ही जो है वो थे वो इसके हवाले से चेंज हो गए थे। और इसके ऊपर हम जब मुतअद्दिद स्टोरीज भी की तो हमें हर दफा यही कहा गया, बल्कि ये ऑन द रिकॉर्ड ये चीज आई वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब से, आपको याद होगा जब ये हमने खबर ब्रेक की तो उसके बाद उनसे जब मीडिया ने सवाल तो उन्हें जो परेशानी की कोई बात नहीं है, वो रोल ओवर करें भी, वो वापस नहीं मांग रहे। और वो उन्होंने चूंकि मुझे याद पड़ता है औरंगजेब साहब की ये स्टेटमेंट थी, उन्होंने चूंकि उन्होंने IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को यकीन दिलाया हुआ है तो हमारे लिए परेशानी की कोई बात नहीं है। हमारी जो ग्रॉस फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स है जिसमें ये हिस्सा है मुत्तहिदा अरब हमारा $3.5 अरब का हिस्सा है, तो उसको कोई खतरा नहीं है। तो हम इसके ऊपर जो है वो बड़े कंफर्टेबल है और मंथली इसका रोल ओवर हो रहा है। यही बयान जो था वो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी दिया, क्योंकि ये जो पैसा है इसका जो कस्टोडियन है ये वफाकी हुकूमत नहीं है, इस पैसे का जो कस्टोडियन है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। इस पैसे के अगेंस्ट रुपी कवर जनरेट नहीं हुआ जो कि सऊदी अरब के केस में हुआ है, जो चाइना के केस में हुआ है। तो खबर वही जो आप, चूंकि पहले तो हम सोर्सेज से खबर कर रहे थे, अब खुद हुकूमत के मेरे ख्याल प्रॉब्ली द मोस्ट सीनियर मिनिस्टर जो है वो खुद बैकग्राउंड में एंकर पर्सन्स को, जिसमें मोर देन 12 पीपल उस कमरे में मौजूद थे, उनको बताया। तो अब वो चीज़ ऑथेंटिकेट होगी है। तो डिटेल इसकी यही है कि ये सिलसिला इसी महीने से शुरू हो जाएगा। कर्ज की वापसी का जो आप बता रहे हैं उसके मुताबिक कुछ $450 मिलियन पाकिस्तान को ये वापस करना होगा 11 अप्रैल को, फिर $2 अरब गालिबन 16 या 17 अप्रैल को, और फिर 23 अप्रैल को पाकिस्तान मजीद $1 अरब वापस कर सकता है। तो अब चीज़ें ऑफिशियल हो गई हैं, बैकग्राउंड में बता दी गई हैं। तो ये पैसा अब इसका एक और, मैं से पहले कि आप अगला सवाल करें, जो $450 मिलियन था ये 1996 में 1 साल के लिए लिया गया था। तो हम उसमें हमने काफ़ी अरसा लगा दिया है, 30 साल लगा दिए वापस करने में। मैं यही कहने लगा था कि बज़ाहिर तो जाहिर है कि हमारे लिए इससे जो इकोनॉमिक चैलेंज है, खास करके जो हमारे एक्सटर्नल सेक्टर की जो सिचुएशन है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो पैसा है ये स्टेट बैंक का था, यानी कि अपने जो रिजर्व्स हैं उनको स्ट्रांग रखने के लिए। लेकिन उसकी जो फ्लिप साइड ये भी है कि चले एक मजबूरी के तहत ही सही, कम से कम पाकिस्तान से बोझ तो कम होगा ना। और जो हमारी बात भी हो रही थी कि इस कॉन्टेक्स्ट में भी बात हुई कि इसका जो इम्पैक्ट आएगा, तो उनका यही कहना था कि देखें पाकिस्तान ने उस सिचुएशन में भी सर्वाइव किया जब शायद हमारे पास 1 हफ्ते या 2 दिन के रिजर्व्स थे। तो मेरे ख्याल में उनका यह कहना था कि हमें अपनी डिग्निटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। सो मोर इंपॉर्टेंटली एक तो ये सबसे पहले बताएं कि ये पैसा हम अरेंज कहां से करेंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और वाकई अगर $3.5 अरब निकल जाते हैं 1 महीने के अंदर अंदर, तो डू यू थिंक कोई आसमान टूट पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा मसला आ जाए, क्या होगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा, बल्कि $3.5 अरब ही निकलेंगे अगले 2 से 3 हफ्तों में। 4.8 अरब निकलेंगे। अच्छा, इसमें 8 अप्रैल को पाकिस्तान यूरो बॉन्ड का $1 अरब का कर्ज वापस करने जा रहा है, उसके ऊपर $30 करोड़ सूद भी है, तो $1.3 बिलियन निकल जाएगा इस आपके कमिंग वीक के अंदर। तो ये तो पहली डेवलपमेंट। उसके बाद फिर मैंने जैसे अभी आपको तारीखें बताई तो ये निकलता जाएगा। जहां तक बात है इसका पाकिस्तान की इकोनॉमिक हेल्थ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, हमारे गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर बने ही कर्जों से थे, जिसका खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पब्लिकली एडमिट कर चुके हैं कि हमारे जो $16 अरब के रिजर्व हैं ये हमारे नहीं है, कर्जों के हैं। तो उस 16 में से 16.5 में से $4.5 अरब निकल जाएगा, तो आप आ जाएंगे कोई $12.5 अरब के करीब। तो इसके जो कि सफिशिएंट है आपकी 2 माह प्लस की इंपोर्ट्स के लिए, तो हमें कोई खतरा नहीं है डिफॉल्ट करने का। बावजूद मुत्तहिदा अरब अमारात का पैसा वापस करने के बावजूद, यूरो बॉन्ड का $1.3 अरब कर्ज वापस करने के, हम कंफर्टेबल पोजीशन में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हम क्राइसिस के अंदर भी नहीं है, तो कोई ज्यादा पैनिक करने की किसी को जरूरत नहीं है। ऑल्टरनेट्स अभी तक अरेंज उस तरीके से कोशिश हो रही है, मैं लेट मी पुट दिस वे, कोशिश हो रही है कि कुछ इंतजाम कर लिया जाए। शायद कुछ इशारे भी दिए गए हैं कि कहां से पैसा ये आ रहा है, तो मुझे मेरे पर उस पे नजर रखेंगे। अदगन है कि जी अभी आप इसको ना बताएं उस पे। अब जरा क्विकली वापस आते हैं। तेल की कीमतें तो जाहिर है कि सारों को पता लगी गई हैं क्या है, बट वो कहते हैं ना कि डेविल लाइज इन द डिटेल। गवर्नमेंट का सिंपल जस्टिफिकेशन क्या है कि देखें इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें ऊपर जा रही हैं, हमने पिछले 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में कोई 129 अरब रुपए सब्सिडी दी, और ये मुमकिन नहीं है कि हम फॉरएवर सब्सिडी देते रहें। एट सम पॉइंट ये जो था बोझ वो अवाम के ऊपर तो हमने डालना था। नंबर 1 ये बात होगी। लेकिन जो कैच है इसके अंदर कि ठीक है आप जो महंगा अगर तेल खरीद रहे हैं, सस्ता तो नहीं बेच सकती अपनी जेब से, चलें एक बात आप मान लेते हैं, बट जो टैक्स है वो लेवी हो या टैक्स हो या जो वहां से तो गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ दे सकती है। और ना सिर्फ कल जो हुकूमत ने जब कीमतों का ऐलान किया
खास करके पेट्रोल की कीमत के ऊपर ना सिर्फ पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है बल्कि लेवी में भी इजाफा कर लिए, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? मुझे नहीं समझ आ रही कि हुकूमत की इसके पीछे क्या लॉजिक थी। जो हुकूमत लॉजिक दे रही है वो लॉजिक बनती नहीं है। देखिए दुनिया भर में इस वक्त 3 कैटेगरीज के कंट्रीज हो गए। एक कैटेगरी वो है जो कि आलमी मंडी में जो इंक्रीज आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर रही है और एब्जॉर्ब करने में उन्होंने अपने जो टैक्सेस थे उसको कम कर दिया। दूसरी कैटेगरी ऑफ द कंट्रीज की है कि जिन्होंने आलमी मंडी में जो इंक्रीज आया उसको पार्शली या फुली पास ऑन कर दिया। अब तीसरी कैटेगरी है जिसमें पाकिस्तान अब आ गया है कि उन्होंने ना सिर्फ आलमी मंडी का जो इंक्रीज था वो पास ऑन किया, उन्होंने अपनी आमदन भी बढ़ा ली। मतलब एक जो बहरान आया हुआ है, बहरान में भी उन्होंने आमदन के मौके पैदा कर लिए। और जो पेट्रोल के ऊपर पेट्रोलियम लेवी 28 फरवरी को 84 रुपए फी लीटर थी, उसको वजीर आजम मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने बढ़ाकर जो है वो 161 रुपए फी लीटर कर दिया, तकरीबन 2 गुना कर दिया। और कल जब इतना बड़ा लोगों पे पहाड़ टूटा ये, तो उसके अंदर जो पेट्रोलियम लेवी थी पेट्रोल के ऊपर 55 रुपए फी लीटर और बढ़ा दी। पहले 106 थी 28 फरवरी को, ये 84 से 106 पे गई। 2 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर साहब ने विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन उसको 106 से 161 रुपए फी लीटर कर दिया। हाँ, इसको कॉम्पनसेट किया। उनकी नजर में उन्होंने 55 रुपए फी लीटर जो पेट्रोलियम लेवी थी डीजल पे वो खत्म कर दी। लेकिन आज भी अगर कोई कहे कि पेट्रोल के ऊपर हुकूमत टैक्स नहीं ले रही तो ये झूठ होगा। पेट्रोल के ऊपर आज भी हुकूमत इंपोर्ट टैक्स ले रही है, डीजल के ऊपर आज भी हुकूमत जो है वो इंपोर्ट टैक्स ले रही है। डीजल के ऊपर आज भी हुकूमत 2.5 रुपए फी लीटर जो कार्बन सपोर्ट लेवी ले रही है। तो पाकिस्तान इज प्रोबेबली वन ऑफ द यूनिक कंट्रीज, अगर अकेला नहीं तो शायद वन ऑफ द यूनिक कंट्रीज जो अपनी आमदन भी बढ़ा रहे हैं, टैक्स बढ़ा रहे हैं और कीमत भी जो है बुरी खबर है कि क्योंकि जंग का खात्मा तो अभी होता नजर नहीं आ रहा और ये कोई आखिरी इंक्रीज नहीं है, मजीद इसमें इंक्रीज होगी। और एक तो इसकी वजह के ओवरऑल जो भी सर्टेनिटी है, दूसरा पाकिस्तान ने IMF के साथ भी कुछ वादे वईद किए हैं, उसकी वजह से भी ये सारे मामलात हो रहे हैं। तो ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे कि IMF को पाकिस्तान ने क्या कहा है रिगार्डिंग जो फ्यूल प्राइसेस हैं, हमने क्या करना है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तेल की कीमतों में जो हुकूमत ने इजाफा किया उस पर हम बात कर रहे थे और शहबाज, जैसे मैं कह रहा था कि ये कोई आखिरी इंक्रीज नहीं है। जो हालात हैं और जो खबर भी मेरे सामने पड़ी है कि IMF के साथ भी हमने कमिटमेंट की है कि ये कीमतें इसी तरीके से बढ़ती रहेंगी अगर ये जंग बरकरार रही और इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें ऊपर जाती रहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। कल ही ये खबर एक्सप्रेस ट्रिब्यून में और एक्सप्रेस में छपी हुई थी कि हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी है कि अगर हम बजट में कोई फिस्कल स्पेस पैदा ना कर सके तो आलमी मंडी में जो इंक्रीज है वो पास ऑन कर दिया जाएगा। तो हुकूमत ने वो खबर की जो स्याही है वो भी खुश्क नहीं होने दी और जो इंक्रीज जुमे को आज होना था शाम को 12 बजे रात को, वो उन्होंने एक दिन पहले ही कर दिया। उनको खबर सच्ची साबित कर दो, क्या याद करेंगे ये, तो उन्होंने फिर कल इंक्रीज कर दिया। और आपने ठीक कहा, अब जो भी इंटरनेशनल मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होएगी उसको हुकूमत फुली पास ऑन करेगी। ना सिर्फ ये नमाजें बख्शवाने गए थे, IMF ने इनके सब्सिडी के ऊपर भी कैप लगा दिया है। उन्होंने कहा जी कि अब जंग जितना अरसा भी चलती है, कम से कम इस माली साल तक आप जो मैक्सिमम टोटल सब्सिडी दे सकते हैं फ्यूल प्रोडक्ट्स के ऊपर वो 152 अरब रुपया है। 152 अरब रुपया हम 129 अरब ऑलरेडी दे चुके हैं, 129 अरब पहले दे चुके हैं। कुछ टारगेटेड सब्सिडी तक पीछे बचिया की ना देखो, कुछ भी नहीं, हाथ खाली नहीं ना दे इस टाइम। सो बी रेडी फॉर फ्यूचर प्राइस इंक्रीज। अगर आलमी मंडी में कीमतें बढ़ती हैं तो इनको बढ़ानी पड़े। अब यहाँ फिर अब जो असल जो कैच इनका 22 की एक सिचुएशन शुरू हो जाए, इधर जाएंगे तो खाइए तो दूसरी जाएंगे तो खड्डा इनका। ये बात यहाँ नहीं खत्म अब होगी। अब जब कीमतें बढ़ी हैं तो फिर क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, शरह सूद में भी बढ़ानी पड़ेगी। बड़ी मर के इन्होंने 22% से उसको 10.5% पे लेके आए थे इंटरेस्ट रेट्स को। अब एक और जो इन्होंने IMF को कमिटमेंट दे दी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, खासतौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो एक खुद मुख्तार इदारा हो गया है। अब तो स्टेट बैंक के जो मुज़ाकरात हैं वो भी कराची में होते हैं कि अगर महंगाई बढ़ी, जो क्या बढ़नी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो शरह सूद बढ़ जाएगी। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे फिर कहानी खत्म नहीं होती। इन्होंने कहा जी कि अब चूंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, तो इंपोर्ट बिल ज्यादा हो गया, फिर क्या करेंगे? उन्होंने कहा जी हम जो रुपए को डीवैल्यू कर देंगे। कैसे जबरदस्त हम इकोनॉमिक मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो इन हालातों में ये नॉर्मल इकोनॉमिक्स नहीं है, ये नॉर्मल टाइम्स नहीं है। दुनिया खुदा बुरे वक्त से बचाए तीसरी आलमी जंग की बात कर रही है। इस वक्त 12-13 ममालिक में जंग लड़ी जा रही है हमारे इर्द गिर्द, और हम
वो इकोनॉमिक्स इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि नॉर्मल टाइम्स में इंप्लीमेंट करना मुश्किल होता है। आप जंग के वक्त पे वो इकोनॉमिक्स इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, महंगाई बढ़ेगी तो शरह सूद, अगर आपका इंपोर्ट बिल बढ़ गया तो आप रुपए को डिवैल्यू कर दोगे। ना सिर्फ ये जनवरी 2027 तक फ्रेमवर्क दे के जो करेंसी कंट्रोल्स है उसको खत्म कर दोगे, तो ये हमारा जो लोगों का जो एक गिला है, लेकिन लोग ये एंटिसिपेट तो कर रहे थे कि कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन लोग ये कहते हैं कि जितनी ये कीमतें बढ़ रही हैं, उन्होंने कंपैरिजन दिया कि बाकी हमारे रीजन के ममालिक हैं, भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, वहां पर कुछ चार्ट्स भी लोग शेयर कर रहे हैं, प्राइसेस वहां पर तो इतनी नहीं बढ़ी और सेम उनको भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही वो तेल लाते हैं। इनफैक्ट हमें तो ये एडवांटेज भी है कि कम से कम सप्लाई के हवाले से तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ईरान ने हमें स्पेशल परमिशन दी हुई है कि हम तो तेल वहां से ला सकते हैं, सप्लाई का तो कोई इशू नहीं है। तो डू यू थिंक ये भी एक जेन्युइन कंसर्न है कि ठीक है आप इंक्रीज तो जरूर करें, लेकिन जितना इंक्रीज बनता है उतना करें? बिल्कुल ऐसा ही। ये तो अगर इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के ऊपर खड़े होते, अगर इनके बुरे मुज़ाकरात IMF से ना होते, अगर FBR कि जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है वो ना होता, FBR की कारकर्दगी बेहतर होती और वज़ीर आज़म साहब जो सख्ती से FBR से या रेवेन्यू शॉर्टफॉल ठीक करवाते या उनकी मैनेजमेंट को बेहतर करते, वो तो उन्होंने किया नहीं। उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया जिसकी कोई तुक नहीं बनती थी ना हालात के अंदर, कि ना सिर्फ कीमतें बढ़ा रहे हैं आलमी मंडी में जो पास ऑन हो रहा है, उसके ऊपर ये टैक्सेस भी बढ़ा रहे हैं। टैक्सेस क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि FBR का जो शॉर्टफॉल है वो 9 माह के अंदर आ गया है 610 अरब रुपया, जो रिवाइज टारगेट के अगेंस्ट ओरिजिनल टारगेट ये कोई 805 अरब रुपया बनता है। तो चूंकि शॉर्टफॉल आ गया, और इसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो IMF के साथ नया इन्होंने शेयर किया, उसमें स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के अंदर इन्होंने जो कमिटमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने IMF को दे दी है कि अगर FBR के महसूलात में कमी हुई तो हम टैक्सेस और बढ़ा देंगे। भाई कौन लोग हो तुसी? मतलब कमाल कर रहे हैं कि जंग हो रही है आपके खिते में, हर चीज महंगी हो रही है, आप टैक्सेस बढ़ा रहे हैं और रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रही है, हम और बढ़ा देंगे बजाय कि अपने घर को ठीक करने के, गवर्नेंस ठीक करने के। आप इकोनॉमिक जो वॉरफेयर है वो हर घर के अंदर लेके आ गए। घर को ठीक करने की आप बात कर रहे हैं, IMF के साथ कुछ नंबर्स गवर्नमेंट ने शेयर भी किए हैं, जैसे जो सरकारी तेल था उसमें जो कट लगाया था, जो बाकी मेजर्स लिए थे, तो उसके हवाले से भी कुछ नंबर्स दिए। डू यू थिंक दैट दोस नंबर्स आर रियलिस्टिक कि वाकई इतनी बचत हो पाई है, या इनका हदफ है कि इतने अरब रुपए हम वहां से बचा लेंगे और फिर हम मैनेज कर लेंगे? 27 अरब रुपया इन्होंने कहा है कि हम ऑस्टेरिटी से बचाएंगे। अब ये 27 अरब ऑस्टेरिटी से नहीं बचा, 27 अरब इस चीज़ से बचा है कि जो सरकारी मुलाजमीन है जिनकी तनख्वाह 3 लाख या उससे ज़्यादा, उसके ऊपर इन्होंने उनकी तनख्वाह 2 दिन की काट ली है। ये फरवरी की सैलरी भी काटी है उन्होंने और मार्च की भी काटेंगे, ये काट ली है उन्होंने। तो ये वहाँ से इनकी सेविंग एंटिसिपेटेड है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि 26-27 अरब जो हुकूमती मलकियती इदारे हैं, खुद मुख्तार इदारे जो हुकूमत की ओनरशिप में है, उनकी भी तनख्वाह में गलबन 5% से लेकर मैक्सिमम 30% तक की कटौती की गई है। तो कुछ वहां से ये सेविंग्स एंटिसिपेट करें। ऑस्टेरिटी में जो इन्होंने एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज की है, जो चौथा क्वार्टर है अप्रैल में शुरू हो चुका है, अप्रैल, मई और जून, इसके जो नॉन जो है एम्प्लॉइज रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं उसके अंदर इन्होंने कहा जी हम 20% कटौती करें, वहां से इनको कुछ सेविंग आएगी, विच इज करेक्ट। लेकिन मेजर जो कॉम्पोनेंट इनका आ रहा है वो तनख्वाहों से फिर इधर उधर से आ रहा है। तो नंबर्स IMF तो वेरीफाई कर लेगा उनके जितने भी होंगे, बट आपकी जो मैक्सिमम आप फ्यूल सब्सिडी दे सकते हो वो 152 अरब रुपए से ज्यादा आप नहीं दे सकते। बट आप कामरान जो कहानी है ना वो यहाँ खत्म अगेन नहीं होने वाला। लगता है कि हर चीज ये बढ़ाने जा रहे हैं। जो अगले साल का बजट आ रहा है, जो हमने पिछली दफा भी बात की थी, कि उसके अंदर इन्होंने IMF को फिर कमिटमेंट दे दिया कि फ्यूल के ऊपर भी हम टैक्सेस बढ़ाएंगे, सेल्स टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। ये कमिटमेंट तो नहीं दी, सॉरी, ये IMF की तरफ से डिमांड है कि फ्यूल के ऊपर अभी तक GST नहीं है, GST भी लाओ। देन दे सेड कि जो हमारे सोलर पैनल्स के एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर अभी 18% GST नहीं है, जो उनको बिल्स उनके जनरेट, उस पर भी कमिटमेंट इन्होंने दे दी है। इसी किस्म की कुछ और कमिटमेंट्स दे दी हैं। तो चीज़ें जो हैं, जो हमारी एक सो कॉल्ड इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, फिस्कल स्टेबलाइजेशन जो हुई थी, वो एवेपोरेट होना शुरू हो गई है। और जो IMF का क्विकली ज़ाहिर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो हो गया है, बट एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग अभी नहीं हुई। डू यू थिंक दैट कैन स्टिल बी इन डेंजर, ये जो किस्त अगर चीजें थोड़ी खराब होती हैं तो? मेरा नहीं ख्याल एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में कोई प्रॉब्लम होगा। हाँ, उसका एक प्रायर एक्शन हुकूमत पाकिस्तान ने जो माना हुआ है कि FPR 322 अरब रुपया इकट्ठा करेगा कोर्ट केसेस से, जो कि सुपर टैक्स खासतौर पर उसमें जो फैसला FPR के या हुकूमत पाकिस्तान के हक में आ चुका है, तो वहां से उनका एक प्रायर एक्शन है, वो ये मीट करेंगे, बोर्ड हो जाएगा। अब इतना कुछ करने के बाद भी बोर्ड ना हो तो फिर हुकूमत के पल्ले क्या रह जाएगा? और मेरे ख्याल में हुकूमत की आपने बात की है, तो इस मौके के ऊपर जाहिर है कि हुकूमत अपूर्ण दिफा तो कर रही है, लेकिन जाहिर है कि अवाम उस दिफा को मानने के लिए तैयार नहीं है। इन एनी केस हुकूमत का क्या मौकफ है, कुछ मौकफ तो आपने सुना, तो कोशिश करेंगे कि मजीद इस पर क्लैरिटी लें। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे फेडरल मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक। सो स्टे विद अस।
जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। तेल की कीमतों में गुज़श्ता रात जो इजाफा किया गया उसके हवाले से हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, इस पर बात करने के लिए हमें लाहौर से ज्वाइन किया है फेडरल मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक साहब ने। बहुत शुक्रिया अली परवेज मलिक साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आई एम श्योर कि ये एक मुश्किल वक्त है इस तरीके से डिफेंड करना, जिसके हवाले से जो अवाम का रद्द-ए-अमल है वो हमारे सामने है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट नुकता है, ज़ाहिर है कि तेल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, बैकग्राउंड हम जानते हैं कि इस वक्त जो हमारे नेबर में जंग लगी हुई है, तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। जो सवाल है सबसे इंपॉर्टेंट कि चलें तेल की कीमतों में तो आपने इजाफा किया, खास करके पेट्रोल की जो कीमत है उसके साथ जो लेवी है उसमें भी आपने 55 रुपए इजाफा कर दिए। क्या उसकी कोई जस्टिफिकेशन है या फिर जो वजारत पेट्रोलियम है या फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है वो FBR की नालायकी को छुपाने के लिए अवाम के ऊपर ये मजीद बोझ डाल रही है? कामरान, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, यकीनन ये गैर मामूली हालात हैं और जो कल रात को हमें मजबूरन फैसला करना पड़ा उसकी बेपनाह तकलीफ और गुस्सा आवाम के अंदर होगा और उसके लिए मैं यकीनन माजरत कर सकता हूं, पर मैं इतनी गुजारिश आपसे जरूर करूंगा कि इस क्राइसिस के बनाने के अंदर शायद इस हुकूमत का इतना कसूर ना हो। मेरे अंदर यकीनन बहुत सी खामियां होंगी, पर ये जो खित्ते की सूरत हाल बनी हुई है, जो 28 फरवरी को जब पहली बमबारी तेहरान के ऊपर हुई उससे बिगाड़ आया, उसने अब इस पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया हुआ है। और उसके अंदर जो आपका खाम तेल था उसकी कीमत तकरीबन 28 फरवरी को $70 पर बैरल पे थी, वो चंद दिन पहले $170 पर बैरल छू के आई है, जो दुबई का ब्रेंट, दुबई का रेट जिसके ऊपर हम माल खरीदते हैं। और ये मेरा नहीं ख्याल कि तारीख के अंदर कभी इतनी हद इसने पहले छुई है। और ये तो अपनी जगह जो डीजल जिसका एक बहुत अहमियत है हमारी मईशत के चलाने के अंदर, हमारी कारोबारी सरगर्मियों को पूरा करने के लिए, उसके अंदर जो $88 पर बैरल की कीमत थी वो तकरीबन $285 पर बैरल भी क्रॉस कर चुकी थी। तो उसको मैनेज करने के लिए यकीनन मुश्किल फैसले किए गए, क्योंकि हम वो कतन नहीं चाहते थे जो 2022 के अंदर एक हुकूमत ने किया। और आपने कहा कि मुश्किल है, यकीनन मुश्किल है और अवाम तकलीफ के अंदर है, पर कामरान अगर आपके पास ये ईमान हो कि आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जो हमारे मुल्क की या रियासत की सालमियत के ऊपर खतरा बने, तो आपके लिए ये कोई रास्ता ज्यादा, कोई इसके अंदर कोई ज्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं थी। तो अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, हुकूमत को हिम्मत दे, वजीर आजम साहब को हिम्मत दे कि पाकिस्तान के मफाद के अंदर आप दोस्तों के मशवरे के साथ, रहनुमाई के साथ हम आगे चले। अब जो आपने पेट्रोल की कीमत के अंदर लेवी के इजाफे की बात की है, देखें, एक तो मैं इसके अंदर कोई आपसे कोई ढकी छुपी बात नहीं करूंगा कामरान। देखें, हम अपने मुल्क के अंदर डॉक्यूमेंटेशन के जरिए अपना टैक्स टू GDP जो एक बाइज्जत मुल्क का होना चाहिए 15% ऑफ GDP बिल्कुल नहीं बढ़ा सके। रिसेंटली कुछ छोटी मोटी बेहतरी आई है, 11% के ऊपर, कभी 10% के ऊपर हम रहे हैं, और इसकी वजह से हम एक बहुत बड़ा अपने रेवेन्यू का जो हमें इन्हिसार है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर करना पड़ता है, क्योंकि हम ना ताजिर को डॉक्यूमेंट कर चुके हैं, ना हम काश्तकार को मुनाफा बख्श जो काश्तकार है उसको डॉक्यूमेंट कर चुके हैं, और घूम घुमा के तनख्वाहदार या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर बोझ डाल देते हैं, और जहां पे उससे भी पैसे पूरे नहीं होते तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन करते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा हम पेट्रोलियम लेवी के ऊपर उसका डाल देते हैं। पर यह तो एक बुनियादी मसला है ना। इस दफा तो आप पेट्रोलियम लेवी का अपना टारगेट भी मीट करने जा रहे हैं, पर क्योंकि आपको स्लिपेजेस दूसरे साइड के ऊपर आ रही हैं और आप IMF का फ्रेमवर्क जेपरडाइज नहीं कर सकते, तो आपको जो कंटिजेंसी फंड शहबाज शरीफ साहब ने रखा था कि खुदा ना खास्ता इस किस्म की कोई आफत के सामने आप बंद बांध सकें या आप कोई और एडजस्टमेंट कर सकें, थोड़ा सा ब्रीफली स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहली बात मलिक साहब, पहली बात आपने मान ली कि FBR के शॉर्टफॉल की, एक बात तो मैं FBR के शॉर्टफॉल की वजह से ये जो है जो आपको पेट्रोलियम लेवी बढ़ाना पड़ी, तो ये आपने मान ली, थैंक यू वेरी मच। अब दूसरा सवाल जिसकी तरफ अभी आप जा भी रहे थे, ये जो कॉन्टेंजेंसी पूल का 390 अरब रुपया था, ये भी क्या FBR के शॉर्टफॉल की वजह से जीरो हुआ है? देखें, पहली बात यह है कि आप शहबाज साहब मुझे जानते हैं,
मुझे ना कोई लगी लिपटी करने की आदत है, मैं हकाइक की बिना के ऊपर बात करना चाहता हूं। मैंने आपसे जो बुनियादी हमारी फॉल्ट लाइंस हैं मईशत की, उसको खुल के आपसे उसके ऊपर बात की है। इसके लिए आपकी मदद के साथ, आपके मशवरे के साथ मैंने हमेशा पॉजिटिव क्रिटिसिज्म लेके आगे चले। पर इस दफा जो आपका ये जो आपको लेवी की रद्दोबदल है, ये रेवेन्यू शॉर्टफॉल की वजह से नहीं आई, क्योंकि आपने तो 80 रुपीज पर लेवी के ऊपर ये जो बजट जब बनाया था तो आपने ऑलरेडी कमिटमेंट दे दी थी। इसके अंदर जो रीएडजस्टमेंट हुई है, क्योंकि देखिए बुनियादी तौर पे पेट्रोल और डीजल तो आप एक जितना ही इस्तेमाल करते हैं साल के अंदर, तो आपने 160 अगर पेट्रोल पे कर दिए और डीजल के अंदर 0 किया है, क्योंकि उसकी बेपनाह उसके अंदर बढ़ावा आ रहा था। आप उसको 2 से डिवाइड करें तो 80 रुपए के ऊपर ही लेवी है, तो इसके अंदर वो रद्दोबदल नहीं है। आपने बर्डन को जरूर शिफ्ट किया, क्योंकि आपने डीजल के अंदर अपने बढ़ावा कम करना था और आपने ये फैसला किया कि मैं ई वॉलेट्स के जरिए मैं डायरेक्ट सब्सिडी दे के मोटरसाइकिलिस्ट को इंसुलेट करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि सब्सिडी पे भी आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा फैक्ट्स आज हमने सीधे करने हैं। कथा कलामी होगी, माफी चाहता हूं, फैक्ट सीधे करने हैं। सब्सिडी के ऊपर भी, वो जो टारगेटेड सब्सिडी है उस पर भी बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि हमने जो बर्डन था 80 रुपए डीजल का, वो पेट्रोल के कंज्यूमर पे डाल दिया। तो अब आप एक स्टेप आगे बढ़िए। अगर एफबीआर का 610 अरब रुपए का शॉर्टफॉल ना होता और अगर 390 अरब रुपए का कंटिजेंसी इमरजेंसी फंड आज मौजूद होता, तो तब भी डीजल का बर्डन आप पेट्रोल पे डालते। देखें, आपने मेरे ख्याल से शहबाज साहब आप उस तरफ इशारा करें जो बहुत से ममालिक ने जो इंटरवेंशन इस ऑयल प्राइस शॉक के अगेंस्ट किए हैं, जिसके अंदर यह है कि आपने ओवरऑल टैक्सेशन की जो बर्डन है उसको कम करके आपने प्राइस शॉक को एग्जॉस्ट करने की कोशिश की है। तो अगर आपके पास ये रेवेन्यू का प्रेशर ना होता, अगर आपने IMF के साथ एक प्राइमरी सरप्लस का टारगेट ना किया होता लॉक, और आपने अगर ये आपके पास स्पेस होती तो यकीनन आप वो रास्ता इख्तियार कर सकते थे। बट शहबाज साहब, वी कैन नॉट चेंज द हैंड दैट वी हैव बीन डेल्ट। हमें तो जो मामलात हैं, जो कमिटमेंट्स हैं, उन्हीं के अंदर से रास्ता निकालना है ना। और अगर हम कमजोर तरीन तबकात को इंसुलेट करके उनकी जो 20 लीटर की 1 लीटर रोज की परचेज है उस पर 100 रुपए की सब्सिडी उनको वापस कर देते हैं ई वॉलेट के जरिए, तो कमजोर तरीन तबकात को तो हमने इंसुलेट कर दिया ना। उसके ऊपर जो लोग जो छोटी गाड़ी चलाते हैं, जो सफेद पोश हैं, उनके ऊपर यकीनन बोझ आया है। एंड उसकी इंटरवेंशन के लिए हम आप देखेंगे सूबाई हुकूमतों की मदद के साथ, क्योंकि ये एक मुशावरत के साथ सारे सूबाई वज़ीर आला के मलिक साहब दोबारा माजरत, दोबारा कथा कलामी की माजरत, आपने दोबारा कथा कलामी की माजरत। अब एक चीज और जो यहां पे आ गई, आपने कहा कि ठीक है शॉर्टफॉल की वजह से प्रेशर आया, तो जिन लोगों की वजह से, जिस इदारे की वजह से ये शॉर्टफॉल आया और आज 660 सीसी गाड़ी वाला भी 161 रुपए लेवी दे रहा है, उसके ऊपर वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने क्या एक्शन लिया या कोई एक्शन लेने का वो इरादा रखते हैं? नहीं, देखें, ये जो टारगेट्स थे वो यकीनन अग्रेसिव भी थे और आपने ये रिपीटेडली 1-2 साल के अंदर आपने उनको अचीव करने की कोशिश की है, जिसके अंदर आपकी स्लिपेजेस आई हैं। ये मैं बिल्कुल आपकी ग्रीवेंस, आपकी डिमांड जेन्युइन है कि अगर किसी जगह के ऊपर भी कोई कोताही हुई है और वो इंटेंशनल है या इनकॉम्पिटेंस की वजह से है, तो उसके महकमे का जो सरबराह है, जो वजीर खजाना है या जो मिनिस्टर रेवेन्यू है या मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू है, उसको उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए और एहतसाब करना चाहिए और उसके मुताबिक करेक्टिव एक्शन लेने चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अगर मेरी तरफ से कोई कमी आई है तो मेरे खिलाफ भी उसी तरह बिला तफरीक कार्रवाई होनी चाहिए, बिकॉज ये जो 70-80 साल का जो बिगाड़ है शहबाज साहब, अब इसका बोझ आप अपनी आवाम के ऊपर और नहीं ला सकते, क्योंकि वो तो महंगाई के तले वैसे ही पिसा हुआ है। तो इस वक्त मेरा ख्याल है एक चीज जो हमें करनी चाहिए वो तो ये है कि हमें इस क्राइसिस से नेविगेट कैसे करना है, उससे बाहर निकलना चाहिए और उसके बाद ये अकाउंटेबिलिटी और इंट्रोस्पेक्शन का काम करना चाहिए और इस चीज को इंश्योर करना चाहिए कि जो अगला बजट आप जब भी देंगे, मेरे ख्याल से तो उसको भी आपको एडवांस कर लेना चाहिए, थोड़ा सा पहले लाना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा एक एक्सटर्नल शॉक आया है कि $80 से एक चीज बढ़ के $300 पर बैरल के ऊपर चली गई हुई है। तो आपको इस सारे के सारे फ्रेमवर्क को रिविजिट करना चाहिए और मुझे पूरा यकीन है फाइनेंस मिनिस्टर साहब जब स्प्रिंग मीटिंग्स के लिए अगले हफ्ते 10 दिन में ट्रैवल करेंगे तो वो IMF की मैनेजमेंट के साथ यकीनन इसके ऊपर एंगेज करके इन सारी ऑप्शंस को इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे। अली साहब, यहां पर आप हमारे साथ रहे, हमने एक लेना है, आपने अभी हिंट दिया कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो एंगेज करेंगे IMF के साथ, तो बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये गैर मामूली हालात हैं। जब गैर मामूली हालात हों तो क्या जिंदगी मामूल के मुताबिक चल सकती है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।
जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अली परवेज मलिक, फेडरल मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम, हमारे साथ मौजूद हैं और तेल की कीमतों में जो हुकूमत ने इजाफा किया है उसका भरपूर दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अली परवेज मलिक साहब, जाहिर है कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं और उसकी वजह से बहुत सी शराइत है जिस पर हमने अमल दरामद करना है, जो गवर्नमेंट ये उसका दिफा भी करती है। बट द प्रॉब्लम इज कि इस वक्त जो आपने खुद भी कहा कि जो हालात हैं वो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, जंग पाकिस्तान ने नहीं छेड़ी। जब ये गैर मामूली हालात हैं, एंड सेकेंडली इन दिनों हमारे ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हैं अमेरिका के साथ, बाकी जो वेस्टर्न कैपिटल्स हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि हम ये मामला IMF के साथ टेकअप करें कि इसके हवाले से जो शराइत है थोड़ा सा उसको नरम करें? क्योंकि द फियर इज कि अगर ये प्राइसेस इसी तरीके से बढ़ती हैं तो इवेंचुअली हो सकता है कि पाकिस्तान में बड़े लेवल के ऊपर एहतजाज शुरू हो जाए और आपकी गवर्नमेंट को ही जो है वो थ्रेट का सामना करना पड़ जाए। देखें, हुकूमतें तो कामरान कोई अहमियत नहीं रखती, रियासत को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और अल्लाह ना करे कोई एहतजाज की तरफ बात जाए, क्योंकि लोग जो है वो शऊर रखते हैं, उनको भी पता है कि डीजल जो है वो $300 पर बैरल के करीब करीब पहुंच चुका हुआ है। बट जो आपने बात की कि जी ये क्या ये गैर मामूली हालात है और इसके अंदर आपको अपने सारे लेंडर्स के साथ इंगेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, पर किस वक्त करना चाहिए? आई थिंक दैट इज द ओनली मूट पॉइंट, बिकॉज वन थिंग दैट कुड बी वर्स देन एन ऑयल प्राइस शॉक कामरान वुड बी कि अगर आपका एक्सटर्नल अकाउंट आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाए, और वो उसको कंट्रोल में रखने के लिए IMF का एक बड़ा बुनियादी उसका एक रोल है। और आप क्योंकि SLA के एक नेगोशिएशंस के अंदर जा रहे थे, तो आई एम श्योर फाइनेंस की टीम ने इसके ऊपर बेपनाह अपनी वर्किंग्स भी की होंगी, सिमुलेशंस भी की होंगी कि इंपोर्ट के ऊपर क्या होगा, एक्सपोर्ट पे क्या होगा, रेमिटेंसेस के ऊपर क्या होगा, एक्सटर्नल अकाउंट की फाइनेंसिंग जो आपके कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या प्रेशर रहेंगे उसके मुताबिक। और हो सकता है ये भी सोचा हो कि सीनियर मोस्ट लीडरशिप के साथ आप अगले हफ्ते अगर फेस टू फेस मुलाकात करने जा रहे हैं तो आप उनसे ये बात करके वहां पे ये कंसेशंस लेने की बात करेंगे। बट आई टोटली एक्सेप्ट दिस, एंड ये पूरी गवर्नमेंट के अंदर भी ये लोगों का व्यू है कि इसके अंदर बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता। शायद आपको भी उसी तरफ जाना पड़े जो बहुत से ममालिक ने किया है कि आपको ऑयल प्राइस का शॉक रिड्यूस करने के लिए आपको जो PL का इंसिडेंस है उसको कम करना चाहिए, आपको जो कस्टम ड्यूटी है उसको कम करना चाहिए, और प्राइस ट्रांसमिशन जरूर करें क्योंकि उससे मार्केट में डिस्टॉर्शंस खत्म होती हैं, पर उसके ऊपर जिस हद तक बोझ कम कर सकते हैं वो यकीनन करें। तो आई एम कॉन्फिडेंट 101% कि मैं इसके अंदर डायरेक्टली इंगेज तो नहीं हूं, पर हुएवर इज द फाइनेंस मिनिस्टर, हुएवर इज द प्राइम मिनिस्टर हैज हिज हार्ट इन द राइट प्लेस, विल इंशाल्लाह टेक अप दिस मैटर विद IMF एंड इसमें से कोई बेहतर रास्ता निकलेगा। मलिक साहब, वो वज़ीर आज़म साहब का और हमारे वज़ीर ख़जाना साहब का जो दिल है सही जगह पे है या नहीं, ये तो कोई मेडिकल डॉक्टर ही बताएगा कल का हालात देख के। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने फरमाया कि वज़ीर ख़जाना साहब आप स्प्रिंग मीटिंग्स में जा रहे हैं और IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से या जो भी सीनियर लीडरशिप है उनसे टेकअप करेंगे, तो जो वजारत ख़जाना की जो अहलियत है वो तो खुलकर सामने आ गई स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में और जो कुछ हमारे साथ हो रहा है। तो क्या प्राइम मिनिस्टर साहब आपको, चूंकि आपका ये सब्जेक्ट डायरेक्ट है, आपको साथ उनके भेज सकते हैं? कोई ऐसी तजवीज़ भी ज़ेर गौर है कि पेट्रोलियम मिनिस्टर भी जाए वज़ीर ख़जाना साहब के हाथ और दिल मजबूत करने के लिए ताकि वो बात कर ले वहां पे? प्राइस के अंदर कई गुना का इजाफा आ रहा है। अब आपने उस प्राइस इंक्रीज के अंदर कई उसके जुज़े जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर $70 का तेल $170 का हो गया तो इसको मेरे जाने या ना जाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वहां पे जो एक वेसल PNSC का पहले $2 लाख का हुर्मुज से जाके किराए के साथ तेल लेके आता था, आज $2 मिलियन का जा रहा है, तो मेरे जाने ना जाने से तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रीमियम जो इंश्योरेंस का था वो आज $15 मिलियन एक वेसल का हो गया, आपको बता देता हूं, आपके जाने का फर्क कहां से पड़ता है मैं बता देता हूं। नहीं पड़ता, आप फर्क पड़ता है वो ये है मैं गुजारिश कर देता हूं कहां फर्क पड़ता है। जो वजारत खजाना है उसने तो अपना नंबर्स देखने हैं ना, जो पेट्रोलियम लेवी के ऊपर 200 अरब रुपए की इजाफी कलेक्शन जो खुद आपने स्टार्ट में कहा, उसका इंपैक्ट पेट्रोलियम लेवी को 80 रुपए से बढ़ाकर 185 रुपए से बढ़ाकर 161 रुपए पे करना है, उसका इंपैक्ट तो कोई ऐसा वजीर भी तो साथ होना चाहिए ना जो नंबर्स के अलावा बात कर सके। देखें वो सर, जो वजीर आजम साहब की हिदायत होगी, जो पाकिस्तान के मफाद में होगा, इंशाल्लाह ताला वो पूरी टीम भी जा सकती है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब खुद भी जा सकते हैं। पर शहबाज भाई गुजारिश ये है कि देखें जो कामरान ने बात की वो बुनियादी है, और वो जो इश्तिहार से पहले कि दिस इज एन एक्सोजेनस शॉक्स
जिसका स्केल और हुजूम इतना है कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं इतना आया था। मैंने नहीं जाना या याद मुझे पड़ता कि $170 पर बैरल का कोई आपका दुबई इंडेक्स जाता हो, मुझे नहीं याद पड़ता कि $285 पर बैरल के ऊपर डीजल कभी प्लैट्स का रेट गया हो। तो इसको देखने के लिए वी हैव टू डू एवरीथिंग दैट वी पॉसिबली कैन कि जो ये तेल की कीमत के ऊपर जो लेवीज का बोझ घटा सकें। और उसके अंदर क्योंकि हमारे पास आई थिंक जो शहबाज साहब ने जो पीछे जो इन्फोर्समेंट के इकदाम लिए हैं, जिसके ऊपर स्मगलिंग के ऊपर काफी कंट्रोल रखा गया है, उसमें 1400-1500 अरब का तो टारगेट हम मीट कर लेंगे। तो अगर एक महीने डेढ़ के लिए इसके अंदर जो शहबाज साहब की या किसी भी वजीर आजम की ख्वाहिश होगी कि इसके अंदर कोई रिलैक्सेशन आ जाए, तो ऑब्वियसली ऑल अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, तो वो वजीर खजाना साहब भरपूर उसका जाके उनको बता भी सकते हैं और उनको कन्विंस भी कर लेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया अली परवेज मलिक साहब, मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम। हुकूमत का भरपूर तरीके से दिफा करने की कोशिश कर रहे थे, जो तेल की कीमतों में इजाफा किया है हुकूमत ने। लेट्स सी, ये मामला अब जो जंग है वो तो खत्म होती इमीडिएटली नजर नहीं आ रही और इसका इम्पैक्ट जो है वो आता रहेगा और गवर्नमेंट इसको किस तरीके से मैनेज करती है, इट रिमेन्स टू बी सीन। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।